नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में बजट का काउंटडाउन। जी हां, और इसी खबर से जुड़ी हुई बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी बैक टू बैक आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो 25 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है और अब से थोड़ी देर में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक भी होगी। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। हरियाणा सचिवालय में यह कैबिनेट बैठक होनी है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की तारीख पर मुहर लगेगी और इसके साथ साथ कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं इस बैठक में, और खास तौर पर बजट की तारीख पर भी ऐलान हो सकता है। जी हां, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर और बड़ी जानकारी यहां पर यह सामने आ रही है कि 25 फरवरी तारीख तय की जा सकती है जब विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। हो सकता है, तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि 25 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो। तो देश ने केंद्र का बजट तो देख लिया, लेकिन अब बात आती है राज्य सरकारों के बजट की, और इसी कड़ी में खास तौर पर हम बात करेंगे हरियाणा के बजट की। इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल भी देखा हमने किस तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंथन किया था प्री बजट पर, और इस प्री बजट में कई अहम पहलुओं पर जिक्र किया गया था, बातचीत की गई थी, और खास तौर पर जो अहम एस्पेक्ट बजट के दौरान रहते हैं उन तब सभी एस्पेक्ट पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई थी। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कह दिया था ये केवल बातचीत है, इस पर कोई ऐलान नहीं किया जाएगा, और सारे एस्पेक्ट को तराजू पर तोलने की कोशिश भी की गई थी। फिलहाल आपको बता दें, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रवि कालीरमन जुड़ गए हैं। रवि कालीरमन, ये मीटिंग कितनी महत्वपूर्ण है और बजट सत्र के लिहाज से इसके क्या मायने निकाले जाएं? बिल्कुल यश, देखिए आज अब से कुछ देर बाद जो है 10 से 15 मिनट कैबिनेट की जो मीटिंग है वो हरियाणा सचिवालय की चौथी मंजिल पर होने जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है और कहीं ना कहीं अपने आप में एक महत्वपूर्ण बैठक इसलिए भी है, आने वाले समय में जो बजट सत्र है उसकी तारीखों का ऐलान हो सकता है। अगर सूत्रों की माने तो 25 फरवरी के आसपास जो है बजट सत्र की शुरुआत हो सकती है। 25 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत हो सकती है और कहीं ना कहीं जो आम बजट था, जो केंद्रीय बजट था, वो तो हम सब ने देखा है। उसके साथ साथ अब हरियाणा राज्य का जो बजट है वो पेश होने वाला है। तमाम मुद्दे इस बजट सत्र के दौरान जो है उठेंगे। लगातार विपक्ष हंगामा करता है, जिस प्रकार से हर बार का जो बजट आता है उसके बाद विपक्ष उस बजट को नकार देता है, एक झुंझुना करार देता है, बल्कि ये कहता है कि हरियाणा प्रदेश के युवाओं की और जो लोगों की जो अनदेखी जो बजट में की जाती है वो कहीं ना कहीं बर्दाश्त से बाहर है। तो ये तमाम तरह की दलीलें विपक्ष के द्वारा दी जाती है। आज कैबिनेट की मीटिंग है और कुछ एजेंडे इस मीटिंग में और रखे गए हैं। 25 जो फरवरी को बजट सत्र की तारीख का ऐलान तो हो ही सकता है, उसके साथ साथ में कुछ और जो एजेंडे हैं वो इस बजट सत्र में उनका जिक्र करना चाहूंगा। इसके अलावा जो बैठक में हरियाणा एयर स्पेस और रक्षा नीति की कैबिनेट की मोहर लग सकती है। इस कैबिनेट मीटिंग में रक्षा और स्पेस नीति पर मोहर लग सकती है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के ग्रुप बी के सेवा नियम 2012 में संशोधन किया जा सकता है। एक ये इसमें मुद्दा रह सकता है, कि ये एजेंडा इस मीटिंग में रह सकता है। और इसके अलावा मैं जिक्र करना चाहूं, शाहबाद शुगर मिल में जिस प्रकार से जो एथेनॉल का शाहबाद शुगर मिल में 60 के एलपीडी क्षमता का एथेनॉल प्लांट स्थापित करने पर मोहर लग सकती है। इसके अलावा जो है डिस्टिलरी नियम 1932 को उसमें संशोधन किया जा सकता है। कहीं ना कहीं कैबिनेट की आज की इस बैठक में हिंदी आंदोलन 1957 की मातृभाषा सत्याग्रहियों की पेंशन को देखते हुए उस पर कहीं ना कहीं आज फैसला लिया जा सकता है। और HSSID को इंफ्रास्ट्रक्चर और भूमि अधिग्रहण के लिए 1000 करोड़ रुपए दिए जाने की मंजूरी भी जो है इस बैठक में मिल सकती है। और कहीं ना कहीं शहीद ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह के आश्रितों को 50 लाख रुपए की आर्थिक जो सहायता है वो देने का एजेंडा भी इस मीटिंग में रखा जा सकता है, उस पर भी मोहर लग सकती है। तमाम एजेंडे आज की इस बैठक में शामिल हो सकते हैं और कहीं ना कहीं इन एजेंडों में कितने एजेंडे पास होते हैं, कितने डेफर किए जाते हैं, वो मीटिंग के बाद जो है पता चलेगा। जी ठीक है रवि, मैं आपके पास लौटूंगा, चूंकि इसी मुद्दे पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए सुशील भी जुड़ गए हैं। सुशील, प्री बजट पर कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंथन किया था, उसमें भी बजट से जुड़े कई अहम पहलुओं को लेकर जिक्र किया गया था, चर्चा की गई थी, और पत्रकारों ने जब पूछा था, कई सवाल पूछे थे, तो उन्होंने साफ कर दिया था
कि कोई ऐलानिया नहीं होगा, कोई घोषणा नहीं की जाएगी, लेकिन इतना जरूर है कि बातचीत हमने की है कि क्या समझा जाए और पूरे बजट का इवैल्यूएशन क्या किया जाए। इन तमाम एस्पेक्ट पर चर्चा हुई थी, लेकिन बजट सत्र की तारीख पर आज मुहर लग सकती है, ये जानकारी सामने आ रही है। 25 तारीख हो सकती है, लेकिन इस बजट के प्रदेश के लिए मायने क्या है, क्योंकि देश ने केंद्र का बजट तो देख लिया है और सभी अपने अपने स्तर पर मूल्यांकन भी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल यश, आपको बता दें कि हरियाणा सरकार का बजट सत्र को लेकर आज फाइनल होना है। कब से यह शुरू होगा, उम्मीद की जा रही है कि 25 फरवरी से शुरू होगा यह बजट सत्र और मार्च के शुरुआत में बजट पेश किया जाएगा। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री, उनके पास वित्त विभाग भी है और इस बार वो अपना तीसरा बजट पेश करेंगे। पिछली बार की बजट का जिक्र करें तो 1,55,645 करोड़ का बजट पेश किया गया था, टैब के द्वारा मुख्यमंत्री ने पेश किया था। और इस बार भी माना जा रहा है कि इससे ज्यादा का ही बजट हो रहा है, यानी 1,60,000 से ज्यादा 60,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया जाएगा। अब देखिए, उम्मीद की बात है तो हरियाणा का बजट जैसा जिस तरह से मुख्यमंत्री की तरफ से चर्चाएं आ रही है, लोगों की तरफ से जो बातचीत आ रही है, उसके मुताबिक समावेशी बजट की बात की जा रही है। यानी केंद्र सरकार ने जिस तरह से समग्र कल्याण का समावेशी बजट पेश किया, वैसा ही कुछ झलक हरियाणा के बजट में भी दिख सकता है कि इसका फोकस कहीं ना कहीं समाज कल्याण पे होगा, जो गरीबों के उत्थान पे होगा और साथ ही वैसे गांवों पे निर्भर करता है जो बड़े गांव हैं और जिनमें शहरों जैसी सुविधा हो। अगर हरियाणा की बजट की बात करें तो सबसे पहले आपको ये भी बता दें कि हरियाणा के मैक्सिमम जो जिले हैं, 14 जिले एनसीआर में आते हैं और वहाँ कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल जो है वो दिल्ली के तर्ज पे है। तो निश्चित तौर में इस बजट में उसका भी ध्यान रखा जाएगा कि उनका कैसे विकास हो सके। साथ ही देखिए, एक सबसे बड़ा मुद्दा जो इस बजट में जो सूचना मिली है उसके मुताबिक कि 1250 प्रदेश में अवैध कॉलोनियां हैं और माना जा रहा है कि इस बजट में उनको नियमित करने की बात चर्चा होगी। साथ ही मुख्यमंत्री जिन व्यक्तियों की आय 1 लाख से कम है, उनकी आय दुगनी करने के लिए मुख्यमंत्री इस बजट में प्रावधान कर सकते हैं। यानी पहले जो मुख्यमंत्री एक ग्रामीण कैंप लगता था जिसमें ग्रामीणों की आय दुगनी हो सके, उसके ऊपर भी विचार किया जा सकता है। साथ ही किसान, जिस तरह से मुख्यमंत्री बजट से पहले सांसद, विधायक, मंत्री किसान और आम लोगों से या जितने डिपार्टमेंट हैं उनके मुखिया से चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें यह माना जा रहा है कि उनके लिए जरूर कुछ खास होगा। यस, मेरे साथ डॉक्टर साहब हैं, क्योंकि मैं इनसे इसलिए बात करना चाहता हूँ कि इनको क्या कुछ उम्मीद है। अमूमन हमने देखा है कि कोरोना काल में हरियाणा की स्थिति और खासकर गुरुग्राम की स्थिति कितनी खराब रही थी। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब से ही जान लेते हैं कि क्या कुछ उम्मीद है। डॉक्टर साहब, बजट पेश होना है हरियाणा का, क्या कुछ उम्मीद करते हैं आप लोग? मैं ये चाह रहा था कि गवर्नमेंट इस वजह से कोविड में काफ़ी लोग परेशान हुए थे, तो थोड़ा सा और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ऑक्सीजन प्लांट जैसे कि गवर्नमेंट अभी लगा रही है सब जगह, तो और उनको अपने छोटे हॉस्पिटल्स में भी सप्लाई करने के लिए सब्सिडी देनी चाहिए। और जितने भी जो कोविड के टाइम में जितने भी लोगों को परेशानी हुई थी, उसको हम कैसे और इम्प्रूव कर सकें, वो इस वजह से हेल्थ सेक्टर में सबसे ज्यादा उम्मीद है डॉक्टर साहब, और आप लोगों ने, हम लोगों ने देखा है, आपने भी, चाहे छोटे हॉस्पिटल हों या बड़े हों, हालांकि लगातार घोषणा की जा रही है कि ऑक्सीजन प्लांट्स होंगे या हेल्थ सेक्टर को मजबूत किया जाएगा। आपके जहन में क्या कुछ लगता है कि क्या कुछ हेल्थ सेक्टर को स्पेशल प्रोविजन के तहत मिलना चाहिए? जैसे कि हेल्थ सेक्टर में जैसे कि सामान एक्सरे मशीन है, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसमें से सब्सिडी मिलनी चाहिए ताकि जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं वो भी थोड़ा सा उसमें वो कर सकें। बिल्कुल, देखिए यश, सबसे बड़ी बात कि छोटे हॉस्पिटल्स पे सबसे ज्यादा दबाव था इस कोरोना काल के दौरान और इनमें भी रिजर्व किया गया था। लेकिन अगर फैसिलिटी की बात करें, डॉक्टर साहब बता रहे हैं, फैसिलिटी की बात करें तो उसमें बहुत कुछ बहुत कम है। साथ ही देखिए, आप लोगों ने पीसीएच सुविधा भी करते हैं और साथ ही जो पैनल पे होते हैं इंश्योरेंस वाले, उसमें भी छोटे हॉस्पिटलों को फायदा नहीं दिया जाता और प्रदेश सरकार के कहीं न कहीं अधीन होता है। कुछ ड्यूटीज की बात आती है तो उसमें भी कुछ डिमांड कर रहे हैं कि कुछ कम होना चाहिए। हाँ, उसमें भी होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए यश, ये डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब का नाम बता दीजिए। डॉक्टर अनुराग, ये डॉक्टर अनुराग हैं और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि किस तरह से सबसे ज्यादा डिमांड हेल्थ सेक्टर के लोगों की बिल्कुल, है। इस बात में कोई गहराई नहीं है, क्योंकि इस कोविड काल में, इस संक्रमण काल में लोगों को जिस सेक्टर की सबसे ज्यादा जरूरत थी या फिर है, वर्तमान में भी देखें तो वो हेल्थ स्ट्रक्चर है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है और डॉक्टर्स की सबसे ज्यादा जरूरत है। जाहिर सी बात है कि डॉक्टर्स के अपने स्तर पर अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं
कि प्रदेश सरकार, राज्य सरकार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर, स्ट्रक्चर पर, डॉक्टरों की नियुक्तियों पर खास तौर पर ध्यान दे, इसका बजट बढ़े, इस तरह की उम्मीदें बंधी होती है। जाहिर सी बात है, चाहे केंद्र का बजट हो या फिर राज्य सरकारों का बजट। रवि कालीरमन, मैं आपके पास आना चाहूंगा, चूंकि जाहिर सी बात है जब किसी भी राज्य सरकार का बजट पेश होता है, चाहे या फिर बात केंद्र के स्तर पर करें, तो एक जो पहलू है वो बहुत परेशान करता है राज्य सरकारों को भी और केंद्र को भी, कि राज्य सरकार के सामने चैलेंज ये होता है कि प्रदेश का फिस्कल डेफिसिट लगातार बढ़ रहा है, यानी कि खर्चे ज्यादा होते हैं, आय कम होती है। और इस कोविड काल में तो वैसे ही प्रदेश सरकार के सामने वैसे बहुत बड़ा चैलेंज रहा, केंद्र के सामने भी बहुत बड़ा चैलेंज रहा, लेकिन हम बात कर रहे हैं राज्य सरकार के सामने इतना बड़ा चैलेंज रहा कि लगातार विपक्ष इस मुद्दे को भुनाता रहा कि प्रदेश में लगातार 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज हो चला है। बाकायदा भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार फिर से कल इस बात को कह गए कि जब प्रदेश में बच्चा पैदा होता है तो 1.5 लाख रुपए का कर्ज उस पर होता है, तब वो पैदा होता है। तो विपक्ष कितना तैयार है इस बजट को लेकर? बिल्कुल, ये देखिए जिस प्रकार से लगातार विपक्ष हमलावर रहता है कि तमाम जो सत्र जो हमने देखे विधानसभा के तमाम जो सत्र थे, सेशन थे, उनमें कहीं ना कहीं अलग अलग अंदाज से, अलग अलग तरीके से जो है सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास जो है विपक्ष करता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हाईकोर्ट चौक से लेकर जो विधानसभा तक जो है उनको सड़क से सदन तक घेरते हैं। सदन में जो जिस प्रकार से पेपर लीक मामला गूंजा या फिर एचपीएससी का जो भर्ती घोटाला था वो गुंजा, वो हमने सबने देखा है। तो किस प्रकार से लगातार सरकार को घेरते हुए विपक्ष काम करता है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि उनके कार्यकाल में प्रदेश सरकार पे करीब 70,000 का, सिर्फ 70,000 करोड़ का कर्ज था। अब 2.5 लाख करोड़ के आसपास का जो है वो कर्ज पहुंच गया। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार के जो प्रयास हैं वो विफल हैं। और लगातार जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि एक बच्चा पैदा होता था और 1.5 लाख रुपए का कर्ज लेकर पैदा है, तो आप अंदाजा लगाइए इस बार सरकार को घेरने का प्रयास इसी मुद्दे पे किया जाएगा, विकास के मुद्दों पे किया जाएगा। तमाम जो घोटाले जो जिनका जिक्र अमूमन भूपेंद्र सिंह हुड्डा करते थे, जैसे शराब घोटाले की बात करें या भर्ती घोटाले की बात करें या फिर जिस प्रकार से रजिस्ट्री घोटाले की बात करें, तमाम जो भर्ती घोटाले या फिर ये जो घोटाले हुए हैं, इन पर सरकार को घेरने का प्रयास इस बार करने वाले हैं। और साथ ही जिस प्रकार से प्रदेश का कर्ज बढ़ रहा है उसको लेकर भी इस बार सरकार को एक और यहाँ पर बहुत छोटा सा सवाल है, और सवाल यहाँ पर यह है क्या जो मीटिंग होने वाली थी 11 बजे का वक्त तय था, क्या वो मीटिंग शुरू हो गई है क्या? केशव, देखिए 5 से 10 मिनट के बाद जो है, माफ कीजिएगा यश, देखिए 5 से 10 मिनट के बाद जो है वो मीटिंग शुरू होने वाली है। और तमाम जो नेता हैं, जिक्र पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के साथ तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो चौथी मंजिल पर पहुंच गए हैं। और 5 से 10 मिनट के बाद जो है मीटिंग शुरू हो जाएगी। तमाम मंत्रिमंडल है, तमाम अधिकारी वहां मौजूद हैं कि इस मीटिंग में कितने एजेंडे हैं, कितने डेफर होते हैं, कितनी तमाम जो चीजें हैं, उसकी जानकारी जो है मीटिंग के बाद जो है ब्रीफिंग की जाएगी, उसमें निकल कर के सामने आएगी। हालांकि ये जरूर है कि 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर जो है मीटिंग शुरू हो जाएगी। जी ठीक है रवि, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। लगातार आप इस मीटिंग पर नजर बनाए रखें, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और आपको बता दें हमारे साथ लगातार मेरे सहयोगी सुशील भी जुड़े हुए हैं। सुशील, चूंकि राज्य सरकारों के सामने हर दफा बजट को लेकर सबसे ज्यादा परेशानी अगर किसी पहलू को लेकर रहती है तो वो है फिस्कल डेफिसिट, यानी कि राज्य सरकारों का, केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा। और कोविड काल में हमने सीधे तौर पर ये देखा है, और ये बात शीशे की तरह बिल्कुल साफ है कि खर्चा ज्यादा हो रहा है और आय के साधन कम है। तो ऐसे में प्रदेश सरकार का फोकस इस बात पर भी रहेगा कि सारी चीजों को बैलेंस करते हुए चला जाए, राजकोषीय घाटे को भी ध्यान में रखा जाए और प्रदेश के जनता की, आवाम की उम्मीदों पर भी खरा उतरा जाए। बिल्कुल यश, आपने बिल्कुल सवाल बहुत अच्छा आपने किया है और बिल्कुल मेरे जहन में भी था इस पर चर्चा करना, क्योंकि जब पिछली बार 1,55,645 करोड़ का बजट पेश हुआ और उसमें जब विभागों को राशि आवंटित की गई तो उसमें अगर हम अनुमान लगाएं कि किसी विभाग को 100 करोड़ की राशि आवंटित की गई तो उसका 125 करोड़ हो गया, यानी जो कोविड काल में अनियमितता देखी गई और बजट अनुमानित बजट से ज्यादा एक्सपेंसेस देखे गए, तो वह कहीं ना कहीं मैनेज करने की इसमें जरूरत, मैनेज करने का प्रावधान है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री अनौपचारिक रूप से बोल चुके हैं कि इस बजट में घोषणाएं कम बल्कि समावेशी और समग्र कल्याण पर जोर ज्यादा होगा। साथ ही देखिए, जब बजट सेशन का प्री बजट मीटिंग से शुरू हुए
तो सभी विभागों के मुखिया जितने हैं उन सबको यह आदेश दिया गया कि वो अपने अनुमानित जो उन्हें दिया गया था उस जो एक्सपेंसेज उनके हुए हैं और जो उन्हें अलॉट किए गए थे राशि, उसका खर्चा का A to Z हिसाब उनके सामने लाए और साथ ही डिमांड्स की बात करें कि और क्या क्या करने की आवश्यकता है और कैसे करने की आवश्यकता है। जो उसके तहत वह एक डिटेल्स भी लिया जा रहा है और उस डिटेल्स के तहत ही इस बजट में उसका भी प्रावधान किया जाएगा। बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जिनका कोविड काल के कारण उनमें स्थिति काफी उनकी चरमरा गई थी और साथ ही जो बजट एलोकेट किया गया था उससे ज्यादा का खर्च हुआ है। साथ ही यश एक और बात अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि पहली बार हरियाणा का बजट लाइव होगा। ये मुख्यमंत्री ने फैसला किया है और जिस तरह से लोकसभा में बजट जो सेशन चल रहा था और लाइव चला पूरे देश में, वैसे ही पहली बार हरियाणा का बजट लाइव होने जा रहा है। यानी अब घर बैठे लोग, जो आम जनता है, वो जो आम लोग हैं, हरियाणा वासी हैं, वो देख सकते हैं कि उनकी गाढ़ी कमाई जो टैक्स के रूप में सरकार के पास जाती है, उस टैक्स का एक एक रुपए का हिसाब इस सरकार उन लोगों को देने के लिए तत्पर है। और यही वजह है कि लाइव सेशन के द्वारा यह बताया जाएगा कि कितने का बजट पेश हो रहा है, किस विभाग को कितना खर्चा मिल रहा है, किस विभाग जो घाटे में है वो उसको कैसे उत्थान उसकी हो सके। साथ ही जो पूरी मैनेजमेंट है बजट की, उसको लेकर यह पूरी प्रक्रिया इसकी शुरू हो गई है। साथ ही देखिए, यश मैं जिक्र कर रहा था, फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि बजट से पहले मुख्यमंत्री ने, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, किसान हो, बिजनेसमैन हो, सबसे राय ले रहे हैं। इससे पहले भी प्रावधान था कि लोग राय लेते थे, उनसे उनकी डिमांड्स मंगाया जाता था, लेकिन इस बार सभी विभागों के मुखिया को यह निर्देश है कि ऐसे लोगों से भी संपर्क करें और उनका सुझाव लें। आम लोगों से भी सुझाव मांगे जा रहे हैं। बिल्कुल, प्रदेश की आवाम की, प्रदेश की जनता की सुशील उम्मीदें बहुत सारी हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक और पहलू है जो कहीं ना कहीं हमारी प्रदेश की प्राइवेट कंपनियों को, प्राइवेट एजेंसीज को और इंडस्ट्रीज को परेशान कर रहा है। जहां पर एक तरफ सरकार 75% आरक्षण के मुद्दे पर फोकस करे हुए है और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुनवाई भी टल गई है, लेकिन ऐसे में इंडस्ट्रीज को खुश करना सरकार के लिए भी इसमें भी एक बड़ा फोकस रहने वाला है, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां, इंडस्ट्रीज इस बात को कह चुकी है, भले ही राज्य सरकारें या फिर प्रदेश सरकार कुछ भी कहती रहे, प्राइवेट कंपनियां एकजुट होकर ये कहती हुई नजर आ रही है कि अगर प्रदेश में 75% आरक्षण का मसला, ये मुद्दा लागू हो गया तो पलायन होना शुरू हो जाएगा। तो इस बात पर भी प्रदेश सरकार का फोकस रहेगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। और इसको लेकर देखिए, सबसे पहले फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन सामने आई थी। जैसे ही 2020 में एक्ट का बनाने की बात चल रही थी, इसको लेकर जैसे ही सरकार ने घोषणा की थी कि अब निजी कंपनियों में 75% आरक्षण दिए जाएंगे, लोकल युवाओं को नौकरी ये मुद्दा अपने आप में बहुत ज्यादा गरमाने वाला है और प्रदेश सरकार का फोकस भी इसी बात पर रहेगा। सुशील, मैं आपके पास आऊंगा, चूंकि मेरे सहयोगी लक्ष्य वर्मा भी जुड़ गए हैं, उनके साथ लोग मौजूद हैं। चूंकि लोगों की मौजूदगी होना इसलिए बेहद जरूरी है क्योंकि लोगों की राय जानना, प्रतिक्रिया जानना, उनकी उम्मीदों पर खरा प्रदेश सरकार कितना उतरेगी या नहीं उतरेगी और लोगों के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। लक्ष्य वर्मा, ओवर टू यू। आपके साथ लोग मौजूद हैं, आप उनकी उम्मीदों को जानने समझने की कोशिश कीजिए कि उनके दिलो दिमाग में इस बजट को लेकर क्या कुछ चल रहा है। यश, अगर बात की जाए करनाल जिले की, तो करनाल जिले के अंदर से मौजूद है और हमारे साथ कुछ इंडस्ट्रीज के लोग जुड़ रहे हैं, कुछ फार्मर्स हैं, फार्मा कंपनी के जो ओनर हैं वो जुड़ने जा रहे हैं। उनसे भी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे आखिर जो आने वाले समय में जो बजट है वो किस नजरिए से वो देख रहे हैं, क्योंकि बड़ा सवाल अभी भी ये भी है, जिस तरीके से आपने बात करी 75%। चलिए लक्ष्य, आपके पास मैं लौटूंगा। आपकी आवाज ठीक ढंग से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार जो तकनीकी समस्या आ रही है, मैं अपनी टीम को कहूंगा कि उस तकनीकी समस्या को जल्दी से दुरुस्त किया जाए, लेकिन आप इस बात पर जरूर ध्यान रखिए कि बजट सत्र की तारीख का ऐलान किया जा सकता है। पहला एजेंडा तो ये। दूसरा ये कि एयर स्पेस और रक्षा नीति पर मुहर लग सकती है। स्कूल शिक्षा विभाग के ग्रुप बी की सेवा नियम 2012 में संशोधन पर भी फैसला हो सकता है, जो अब से 5-7 मिनट बाद मीटिंग शुरू होने वाली है। उसके एजेंडे हम आपको बता रहे हैं और वो एजेंडे कितने महत्वपूर्ण है प्रदेश की स्थिति को देखते हुए, ये भी आपको हम बताने समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और स्कूल शिक्षा विभाग के क्लास 3 कर्मचारियों की सेवा नियमों में भी बदलाव कर मुहर लग सकती है। सुशील हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुशील, हम इस पहलू को लेकर लगातार जिक्र कर रहे हैं
कि इंडस्ट्रीज को संभालना, बैलेंस करके चलना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि 75% आरक्षण के मसले पर वैसे ही युद्ध दिखाई दे रहा है। बिल्कुल यस, देखिए मैं फ्लैशबैक में अगर हम जाते हैं और पीछे देखते हैं 2014 का काल, जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सत्ता संभाली थी, तो सबसे बड़ी चुनौती यहाँ की रोजगार की और आज भी जो बरकरार है, और इंडस्ट्रीज, बाहर की इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट कैसे आए उसको लेकर कई कार्यक्रम भी हुए थे, कई आरोप भी लगे। हालांकि कई आंदोलनों का दौर रहा जिसमें कई तरह की डेवलपमेंट नहीं हो पाई, लेकिन इस बार जो देखा जा रहा है, और 1000 करोड़ रुपए HSIIDC को देने के पीछे मंशा ही यही है कि इंडस्ट्रियल हब हरियाणा में डेवलप हो, और यही वजह है कि HSIIDC पूर्णतः काम में है, लगी हुई है। और खरखौदा का जिक्र हुआ था कि सोनीपत के खरखौदा इलाके में मारुति अपनी दूसरी प्लांट लगा रही है। 3200 एकड़ जमीन पे नया इंडस्ट्रियल टाउनशिप डेवलप हो रहा है, जिसमें 900 एकड़ के करीब विदेशी कंपनियों के लिए खोला गया है। तो निश्चित तौर पे इस बजट में भी यह जरूर देखा जाएगा, और इस बजट में जहां तक उम्मीद है मुझे कि इस बजट में यह प्रावधान जरूर होगा हरियाणा सरकार के बजट में कि इंडस्ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा सुविधा कैसे मुहैया कराई जाए। हालांकि डिजिटलाइजेशन का दौर शुरू हुआ और हरियाणा सरकार ने जिस तरह से सब कुछ डिजिटलाइज कर रही है, और उससे इंडस्ट्रीज जो हैं उनको कई बेनिफिट्स हो रहे हैं, चाहे वो नियमों की बात करें, उनकी समस्याओं को लेकर बात करें, तो इन सब पे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इन सब पे हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा इस बजट में अगर फोकस होगा तो समग्र कल्याण में अगर गरीब तबकों के बाद अगर दूसरा किसी का जिक्र हुआ तो निश्चित तौर पे इंडस्ट्री का होगा। और अब देखना है कि इस इंडस्ट्री में HSIIDC को जो दी जा रही है उसके साथ साथ क्या कुछ और सहूलियतें दी जा रही है, क्योंकि पलायन का जिक्र हो रहा था, और ऐसे में यह देखना है कि इनको रोकने के लिए क्या कुछ दे रही है। साथ ही स्टार्टअप का जिक्र भी आपसे यश करना चाहूंगा, क्योंकि हरियाणा में नए स्टार्टअप्स को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुकता रहती है, चाहे बिजनेसमैन हो, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के लोग हों या सरकार के नुमाइंदे हों, वो लगातार इस बात का जिक्र करते हैं कि सबसे ज्यादा दिल्ली के करीब हम हैं, NCR में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी हरियाणा की है। तो निश्चित तौर पर नए स्टार्टअप्स के लिए हरियाणा की भूमि, हरियाणा का इलाका काफी फर्टाइल है, काफी उपजाऊ है। यानी हरियाणा आपके पास लौटूंगा, चूंकि एक बार फिर से लक्ष्य वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्य वर्मा, ओवर टू यू। बिल्कुल, जिस तरीके से बात की जाए बजट सत्र की, तो बजट सत्र लगभग 25 फरवरी के करीब आने की संभावनाएं है। इसी कड़ी में सबसे पहले बात कर लेते हैं इनसे। अनूप जी, सबसे पहले क्या कुछ बताना चाहेंगे? फरवरी की जो 25 तारीख है उसमें बजट आने की पूरी रूप से संभावना है, क्या कुछ देख रहे हैं आप फार्मर्स को लेकर? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हरियाणा न्यूज का, कि जिनके माध्यम से हमारी बात जो है मुख्यमंत्री तक और हरियाणा सरकार तक पहुंचे। और जहां तक बजट का सवाल है, तो मैं अनूप भारद्वाज, डायरेक्टर नॉर्थ इंडिया लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड और प्रधान पूरी हरियाणा आयुर्वेदिक एसोसिएशन होने के नाते सरकार से यह अपील करूंगा कि आयुर्वेद इंडस्ट्री के बारे में खास तौर पे ध्यान दिया जाए। एक तो जो हमारा GST 12% है, जो 12% वाला स्लैब है, उसको 5% में लाया जाए, जिससे कि हमारे आयुर्वेद को और बढ़ावा मिले, हमारी सेल्स वॉल्यूम और बढ़ सके। और 5% होने से इससे हमारी आयुर्वेदिक इंडस्ट्री पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व भर में छा जाएगी। ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी यही सपना है कि आयुर्वेद को बढ़ावा मिले। तो मेरी सरकार से ये निवेदन है कि 12% की जगह इसको 5% में लाया जाए। और दूसरा, एक जो सबसे बड़ी बात है, हमारे जो आयुर्वेदिक फार्मुलेशन है उस पे आज से पहले कोई भी फीस, सरकारी फीस नहीं हुआ करती थी, जो कि अभी सरकार ने लागू किया है कि इसको 1 अप्रैल से 2000 रुपए पर फार्मुलेशन हो जाएगी, जो कि आयुर्वेद इंडस्ट्री के लिए ये काफी नुकसानदेह है। और पिछले जितने भी फार्मुलेशन हैं उन पे सरकार ने बोला है कि 1000 रुपए पर प्रोडक्ट जमा कराएं। अब इसमें छोटे मैन्युफैक्चरर भी हैं जिनके पास पुराने 500 फार्मुलेशन है, 1000 फार्मुलेशन है, तो 1000 रुपया पर प्रोडक्ट हो गया। और 1000 को 1000 से गुना करें तो ये समझिए 10 लाख रुपए। तो कोई मैन्युफैक्चरर कहां से 10 लाख रुपए लाएगा? तो मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इसको दूसरी इंडस्ट्रीज की तरह इसको केवल 100-200 रुपए मात्र में लेके आए, ना कि ये 2000 रुपए पर फार्मुलेशन लेके आए। या जैसे पहले था, इस बिना किसी फीस के होता था,
उसी तरह इसको लाया जाए, ये मेरा निवेदन है हरियाणा सरकार से, मुख्यमंत्री जी से। धन्यवाद आपका। हरियाणा न्यूज। सर, किस नजरिए से देख रहे हैं बजट सत्र को अब, क्योंकि मुख्यमंत्री कुछ देर बाद अब औपचारिक रूप से शुरुआत भी करेंगे इसको लेकर? सबसे पहले तो मैं हरियाणा न्यूज को बधाई दूंगा कि आज आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी अपनी बात रखने के लिए। मैं RL शर्मा, प्रेसिडेंट हरियाणा फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने हमारे करनाल में 100 एकड़ में फार्मा पार्क बनाने की बात कही थी और वो हमारी नोटिफिकेशन भी हो गई है और वो कैबिनेट से ही पास हो गया है, लेकिन अभी इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही हो। तो मेरी तो मुख्यमंत्री से ये सिफारिश है, ये अपील है उनसे कि सबसे पहले करनाल में 100 एकड़ में फार्मा पार्क को सुचारू रूप से चालू करवाएं, ताकि हाँ यहाँ दवाई की कोई कमी ना आ सके। क्योंकि कोविड के टाइम में फार्मा इंडस्ट्री ने बहुत जबरदस्त काम किया है, वो इंडिया लेवल पे नहीं, हरियाणा लेवल पे नहीं, हमने वर्ल्ड लेवल पे बहुत काम किया है। हमने तरह तरह की दवाइयां बना के दी हैं ताकि हमारे यहाँ कोई भी बीमारी ना फैल सके, और सब हम रात दिन लगे रहे हैं बिना किसी की परवाह करते हुए। कोविड को देखते हुए हम सब ने बहुत मेहनत की है। तो चूंकि हम एक जो इंडियन फार्मेसी है वो वर्ल्ड लेवल पे छा रही है, तो इसलिए सबसे पहले तो मेरी गुजारिश मुख्यमंत्री जी से ये है कि हरियाणा में फार्मा इंडस्ट्री को बढ़ावा दें। ठीक है और यहाँ पे क्या है कि बिल्कुल फार्मा इंडस्ट्री की बात हो या फिर आयुर्वेदिक इंडस्ट्रीज की बात हो या फिर प्रदेश की किसी भी इंडस्ट्री की बात हो, सभी की उम्मीदें प्रदेश के आने वाले बजट को लेकर बनी हुई है, लेकिन अभी बहुत समय है, तारीख का ऐलान भी होना बाकी है। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी भी दर्शकों तक पहुंचा दे, हरियाणा सचिवालय में जो बैठक होनी थी वो शुरू हो चुकी है, बेहद अहम बैठक। तो विधानसभा के बजट सत्र की तारीख पर मुहर लग सकती है, ये जानकारी सामने आ रही है। और इसके साथ साथ जो एजेंडे हैं इस बैठक में, उन पर भी मुहर लग सकती है, ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। सुशील, आपको बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए, और लक्ष्य आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो आगामी बजट है, तारीख का ऐलान हो सकता है, उम्मीदें लगातार बंधी है, लेकिन खरा कितना उतरेगा ये देखने वाली बात है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।